डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले की क्लास में हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको क्लास 10th की साइंस और सोशल साइंस दोनों की क्लासेस आपको मिलती हैं जो आपको फ्री हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात यहाँ कर रहे थे कि इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक समीकरण लिखना, कैसे लिखा जाता है रासायनिक समीकरण, उसके संकेत के माध्यम से कैसे लिखा जाता है, उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, इन सब के बारे में इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह से चर्चा की है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको बहुत बेहतर से समझ में भी आया होगा। आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। समझ पा रहे हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। क्यों यह जरूरी है कि अभिकारक के जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए। क्यों यह जरूरी है कि अभिकारक के बराबर उत्पाद होना चाहिए? क्यों दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए? इन समस्त मुद्दों पर पढ़ने के लिए हमें एक एक करके इस बातों को समझना होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो आप देखेंगे लिखा गया, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। देखिए 9वीं कक्षा में जो आपने द्रव्यमान का संरक्षण नियम पढ़ा था तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो द्रव्यमान होता है वो अपने अवस्था के अनुसार बदलता नहीं है बल्कि वो संरक्षित रहता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी जिस प्रकार से ऊर्जा के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, आप पढ़ेंगे जब भौतिक विज्ञान तो उसमें पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा कि ऊर्जा को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक स्थान, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार से कह रहा है द्रव्यमान, रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी द्रव्यमान अपनी जगह पे स्थिर रहता है। यही बात आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, कह रहा उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बात समझ पाए? यानी जो अभिकारक उपयोग किया जा रहा है, जैसे सपोज करिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर रासायनिक चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल चीज़ों के बारे में सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक कपड़ा लिया और कपड़े का वजन उस समय क्या है, कपड़े का वजन 1 किलो है। ठीक, 1 किलो आपने कपड़ा खरीदा। अब आप कहेंगे सर कपड़ा तो मीटर में नपता है। नहीं, बात यहाँ वजन से हो रही। ठीक, 1 किलो आपने कपड़ा खरीद लिया, उस कपड़े का आप शर्ट बना डाले या सूट बना डाले। ठीक, उसके बाद उस कपड़े को जब वजन करेंगे, अगर उसमें धागे का मान लीजिए 10-5 ग्राम छोड़ दिया जाए तो उत्पाद जो बनेगा वो कैसा होगा? जो उत्पाद अभी क्या था, कपड़ा क्या था, रॉ मटेरियल था, कच्चा पदार्थ था, जो उसका उत्पाद बना वो भी लगभग 1 किलो के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है, इसको आप इस तरह से नॉर्मली समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो जो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इनके परमाणु, यानी जो परमाणुओं का द्रव्यमान होता है रासायनिक अपक्रिया में, तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। आप बात समझ पाए? दूसरे शब्दों में अगर कहना हो, हमें आसान सी भाषा में अगर कहना हो तो क्या कह सकते हैं? रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, यानी रासायनिक अपक्रिया के पहले, जब रासायनिक अपक्रिया नहीं हुई है उसके पहले, और रासायनिक अपक्रिया होने के तदुपरांत, यानी रासायनिक अपक्रिया होने के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी जो तत्व लिए गए हैं, जिन तत्वों को हम जोड़ रहे हैं, उनके परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी जितना अभिकारक में होगा उतना ही उत्पाद में होगा। बात समझ पा रहे हैं? परमाणुओं की संख्या जितना अभिकारक में होगी उतना ही उत्पाद में होगी। ठीक है, अब वो अलग की बात है कि वो किसी दूसरे के साथ बैठे होंगे, ये एक दूसरा मैटर होगा। ठीक, इसलिए इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कह रहा है जो आप समीकरण लिखते हैं उसे संतुलित करना आवश्यक होता है, नहीं तो पता चलता है कि आपका संतुलन खराब हो जाता है। क्या रासायनिक समीकरण 1.1 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, इसके बारे में दर्शाया गया और हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, मेरे साथ क्लास को सुनना है और देखना है। वहाँ पे हम तथ्यों को बहुत आसानी से बताने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ भी पा रहे हैं। लेकिन इन्हीं तथ्यों को आपको क्या करना है, मेरे पढ़ाने के बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट की आपको अपने एनसीईआरटी में पढ़ लेना है। मुझे समझाने में भी वक्त लगता है, कुछ बातें करने में वक्त लगता है।
आपके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं, आपको डायरेक्ट पढ़ना है, उसे समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, कुछ चीज़ें उसी दिन में याद हो जाएंगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रत्येक दिन 10 मिनट का पढ़ना एक दिन 5 घंटे के पढ़ने के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने यहाँ पे एक समीकरण लिया, उस समीकरण क्या है कि जिंक, आप जानते हैं जिंक, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप किसान के घर के होंगे तो आपने सुना होगा धान में आपके पिताजी जिंक डालते हैं, ठीक है। तो जिंक जो है एक तत्व होता है जिसे उपयोग किया जाता है फसलों में, या और भी जगह जिंक का उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को अक्सर सुना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड आपके घर तेजाब के रूप में आता है, हालांकि वो डाइल्यूट होता है जिससे आप अपना वॉशरूम साफ करते हैं, या और जगह पे उसका उपयोग करते हैं जहाँ काई वगैरह लग गई रहती है, उसे साफ करने के लिए भी आप सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आते हैं, ठीक है। तेजाब जिसे कहते हैं आप साधारण भाषा में। तो इसका दोनों के मिलने से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये समीकरण कैसे होता है इसे नीचे समझाया गया। देखिए, उपरोक्त सब समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के ये शब्दों में लिखे गए हैं, और यहाँ पे रासायनिक समीकरण के रूप में, यानी आपको रासायनिक सूत्रों के रूप में इसे समझाने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं जिंक का सिंबल क्या होता है, जेडीएन होता है। जिंक का जो रासायनिक सिंबल होता है वो क्या होता है, जेडीएन होता है। आपने देख लिया, जेडीएन में जब एन लिखा जाएगा तो स्मॉल लिखा जाएगा। जब दो परमाणु एक साथ होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आयरन, आयरन क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं, एफ लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा क्लोरीन, तो Cl लिखा जाता है, सी कैपिटल होता है, स्मॉल एल होता है, ठीक। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, जैसे आप सी लिख देते हैं, सी कार्बन को दिखाता है, सी यू स्मॉल यू लिख देते हैं, कापर को दिखाता है, Ca लिख देते हैं, ठीक है, कैल्शियम को दिखाता है, और Cl लिख देता है तो क्लोरीन को दिखाता है। यानी कि जब कैपिटल के साथ स्मॉल लेटर लगाए जाते हैं तो वो दोनों एक ही साथ होते हैं और उनके नाम कुछ स्पेशल होते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आपको 30 तक याद कराया गया होगा कक्षा 9 में, अगर नहीं याद किए हैं तभी से 30 तक के तत्वों को याद कर डालिए। तो जेडीएन क्या हो गया, जिंक हो गया। और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। देखिए ओ कैपिटल लिखा जाता है। रिएक्शन लिखने की चीज़ों को समझिए, कॉपी में और बुक में अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। अगर आप ए लिख देते हैं SO4, तो ए आप गलत लिखते हैं, आपको यस कैपिटल लिखना और ओ को भी कैपिटल लिखना, और 4 आधे से लिखा जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यस ओ चूंकि ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है, यस सल्फर को इंडिकेट करता है, और हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अलग अलग परमाणु, लेकिन सब आपस में जब मिल गए हैं तो उससे एक नए तत्व का निर्माण हुआ, जिस तत्व को आप क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। याद रखिए, काम देगा भविष्य में, ठीक। अब क्या होता है कि ये दोनों जब रिएक्शन किए, जब दोनों को आपस में आप मिला दिए, तो दोनों को मिलने के बाद क्या हुआ कि जो यहाँ का SO4 था वो जेडीएन के साथ चला गया। जो SO4 था वो किसके साथ चला गया, जेडीएन के साथ चला गया, और किसका निर्माण कर लिया, JDnSO4, जिसे आप क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं। किसका निर्माण किया, जिंक सल्फेट का। और हाइड्रोजन गैस यहाँ से अकेली पड़ी, वो बेचारी हाइड्रोजन गैस वहाँ से क्या हुई, इवोल्व हो गई, निकल गई। तो इस प्रकार से आपका रासायनिक फार्मूला क्या हो गया, JDnSO4 और H2O, ठीक है। उत्पाद क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जबकि आपने लिया क्या था, आपने लिया था जिंक को और सल्फ्यूरिक अम्ल को, लेकिन ये मिल करके किसका निर्माण किया, जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन का। बात समझ पाए? इसी तरह से रासायनिक चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अब आइए इन समीकरणों को समझते हैं और दोनों तरफ के परमाणुओं को देखते हैं, बाएं तरफ के और दाएं तरफ के, कि क्या ये संतुलित हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जेडीएन मतलब जिंक। जिंक कितना है, जिंक अभिकारक की तरफ भी एक है और उत्पाद की तरफ भी एक है। जिंक कितना है, अभिकारक की तरफ भी एक है और उत्पाद की तरफ भी एक है। यानी जिंक क्या है, यह दोनों तरफ क्या है, जिंक बराबर है। जो दोनों तरफ जिंक क्या हो गया, बराबर हो गया। बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे देखिए H2, यहाँ पे परमाणु काउंट किए जा रहे हैं। यानी अगर जितने बाद यहाँ 2 लिखा होता तो 2 है, 4 लिखा होता 4 है, 6 लिखा होता 6, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं H2 यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु कितना है, 2 है। किसमें, अभिकारक में। और आप उत्पाद में भी देख रहे हैं तो कितना है, 2 है। यानी ये भी क्या है, बराबर है। आप समझ पाए? उसके बाद सल्फर की बात करते हैं, यस की बात करते हैं। यस कितना है, 1 है, सिंगल है। और इस तरफ भी देख रहे हैं तो ये है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे 4 है, तो इस तरफ भी क्या है, 4 है। देखिए नीचे देखिए, कह रहा है तत्व दिए गए हैं और तत्वों के आगे दिया गया अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या।
अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या की बात अगर करें तो जिंक की संख्या कितनी है, मैंने आपको दिखाया था, 1 है। उत्पादों में भी जिंक की संख्या कितनी है, 1 है, मैंने आपको दिखाया, आप समझ पाए, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में भी कितनी है, 2 है। सल्फर की संख्या 1 है और सल्फर की संख्या इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यानी अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों चीज़ें क्या है, बराबर बराबर है। जितने परमाणु अभिकारक में लिए गए हैं उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में भी बने हुए हैं। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया, हम निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। एक और दिया गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, यानी आपको फिर Fe(H2O) दिया गया है, ठीक है, अभिकारक में, और उत्पाद में बन रहा है Fe3O4 + H2। तो इसको आपको संतुलित करना है, क्योंकि ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देख पा रहे हैं आयरन की संख्या कितनी है, 1 है। Fe मतलब फेरस कहते हैं, और फेरस से क्या बनता है, आयरन बनता है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं आयरन की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये तो एक आपका यही बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, और उत्पाद में कितना हो गया, 4। यानी यह रिएक्शन जो है, जो यहाँ पे रिएक्शन लिया गया 1.4, यह आपका संतुलित नहीं है। तो इसके बारे में कैसे संतुलित किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। आप 6 रूल लिए गए हैं, यहाँ पे 6 चरण बताए गए हैं। 6 चरण को आप एक बार पुस्तक में पढ़ लीजिएगा। आपको फिर से जब बताया जाएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज का टास्क आपको इतना दिया जा रहा है कि आपको जो पढ़ाया गया उसे पढ़ना है, साथ में आपको जो नीचे 6 चरण दिए गए हैं उसे पढ़ना है। बाकी उसके बारे में कैसे उसे बैलेंस किया जाता है मैं आपको क्रमिक रूप से बताऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक ही बार में बैलेंस करना आ जाएगा। उसके बाद आपको उदाहरण दिए जाएंगे, आप बैलेंस कर लेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार है। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।